हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रितु सक्सेना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल बायोटेक ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चंस जो यूनिट बी और यूनिट सी में आते हैं CSIR नेट LS के एग्जामिनेशन में। और ये भी आज के क्वेश्चंस हम देखेंगे स्पेसिफिकली DNA एंड RNA के स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ाया था, DNA के स्ट्रक्चर के बारे में। डबल हेलिकल होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर है एंड फॉस्फेट ग्रुप्स है। तो उन्हीं से रिलेटेड आज बहुत सारे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो यूनिट बी, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस और बेसिक क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं और लॉजिकल क्वेश्चंस, और यूनिट सी में जो मोस्टली एनालिटिकल और एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग लगती है। तो चलिए आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं सबसे पहले यूनिट बी के क्वेश्चंस कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। एंड सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप DBT GRF या ICMR GRF के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोटेक ज्ञान फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूनिट बी के क्वेश्चंस जो क्या क्या आ सकते हैं, मतलब हमारे DNA एंड RNA के स्ट्रक्चर और मे भी न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट बी के क्या क्वेश्चंस हम कवर कर सकते हैं और क्या क्या आ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। तो ये मैंने अपने वीडियो में हाईलाइट किया था कि क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस थे DNA और RNA के स्ट्रक्चर में। जैसे कि DNA डबल स्ट्रैंडेड है मोस्टली, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड भी है, DNA में क्या बोलते हैं थाइमीन होता है, RNA में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, DNA में फॉस्फेट डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, RNA में राइबोस शुगर होती है। तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या कौन सा सही हो सकता है। तो DNA is single stranded while RNA is double stranded. No. DNA contains ribose sugar while RNA contains deoxyribose sugar. No. उल्टा है। DNA contains thymine while RNA contains uracil. Yes, that's the right answer. DNA is synthesized from 3' to 5' while RNA is synthesized from 5' to 3'. No. So इसका correct answer है ऑप्शन सी, विच इज DNA कंटेन थाइमीन वाइल RNA कंटेन यूरेसिल। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है बट क्या बोलते हैं ट्रिकी भी है, कई बार लोग भूल भी जाते हैं। देन दूसरा क्वेश्चन है बेस पेयरिंग वे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू द चार्गेफ्स रूल इन DNA। तो मैंने बताया था आपको वीडियो में कि A जो है वो T के साथ मतलब थाइमीन के साथ, और G जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है C के साथ, गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन, और RNA में थाइमीन की जगह यूरेसिल हो जाता है। तो देखते कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें हमारा। एडेनिन और साइटोसिन नो, थाइमीन एंड गुआनिन नो, एडेनिन एंड थाइमीन यस, दैट्स द राइट आंसर, एंड D इज साइटोसिन एंड यूरेसिल नो। सो ये हमारा राइट आंसर है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंड गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर एक क्वेश्चन है हमारा डबल हेलिक्स मॉडल पे, हु प्रपोज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, वाटसन एंड क्रिक, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। यस, दिस इज द राइट आंसर। रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस, इन्होंने जो पिक्चर थी जो क्या बोलते हैं DNA एक्सरे डिफ्रैक्शन की, उसकी पिक्चर दी थी, बट इन्होंने क्या बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं दिया था। ग्रिफिथ एंड ओसवाल्ड नो नो नो। So these are, so right answer is Francis and Watson and Crick. So next question देखते हैं अभी और क्वेश्चंस हमारे न्यूक्लियोटाइड एंड देयर कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दो चीजें बताई थी। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि क्या बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि ए प्रोटीन मॉलिक्यूल भी होता है, तो नहीं, दिस इज नॉट द राइट करेक्ट आंसर। तो इसमें सब कुछ, दिस इज द मतलब राइट ऑप्शन फॉर दिस, क्योंकि इसमें लिखा है फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब क्या क्या प्रेजेंट होता है एक चीज को छोड़ के। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तो ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर RNA स्ट्रक्चर। RNA के स्ट्रक्चर के लिए क्या ट्रू है। RNA इज डबल स्ट्रैंडेड लाइक DNA। No, mostly RNA is single stranded. RNA contains uracil instead of thymine. Yes, that's the right answer.
RNA has a helical structure similar to B form of DNA. No, RNA can only be single stranded. No, कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड भी होता है. तो राइट आंसर इज बी. फिर है हमारा डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए. व्हाट हैपेंस टू डीएनए व्हेन इट इज डीनेचर्ड? द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स सेपरेट. मतलब डीनेचर्ड मतलब उसको कुछ हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि वो मे बी इट इज कॉल्ड द हीट ट्रीटमेंट और कुछ केमिकल ट्रीटमेंट और एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट, तो वो डीनेचर हो जाता है. मतलब वो डीनेचर मतलब उसके जो इस टाइप से डबल हेलिक्स बॉन्ड होते हैं, डबल हेलिक्स जो होता है ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है और जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी वजह से दोनों हेलिक्स जुड़े हुए होते हैं, तो वो बॉन्ड टूट जाते हैं. डीनेचर कुछ ऐसा हम उसको एक्सटर्नल मतलब इवन इन लैब ऑल्सो अगर आप डीएनए लेंगे और उसको हीट ट्रीटमेंट देंगे, केमिकल ट्रीटमेंट देंगे या कोई अदर ट्रीटमेंट देंगे, सोनिकेशन देंगे, तो बॉन्ड टूट जाएंगे, तो वो डीनेचर हो जाएगा. मतलब वो उसको वो खराब हो जाएगा, तो इसको सेपरेट हो जाएगा. तो दिस इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर. द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स सेपरेट इज राइट. डीएनए द मॉलिक्यूल फॉर्म डबल स्ट्रैंड. नो. DNA gains a higher melting point. No. The base pairing between adenine and thymine is strengthened. नहीं. तो यह हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि जब भी हमारे जो डबल हेलिक्स होता है, अगर हम उसको कुछ भी टाइप का ट्रीटमेंट देंगे, हीट ट्रीटमेंट या कुछ, तो डीनेचर हो जाएगा, मतलब स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे. फिर आता है हमारा कुछ और क्वेश्चंस लाइक ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. तो बहुत सारे एंजाइम्स हमने देखे कि डीएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले करते हैं. डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेज, रेप्लिजोम एंड प्राइमोसोम, बहुत सारे. तो लाइगेज, तो देखते कौन कौन से. पॉलीमरेज तो नहीं, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है. आरएनए पॉलीमरेज तो नहीं. हेलिकेज इज द एंजाइम जो डीएनए को अनबाइंडिंग में हेल्प करता है. लाइगेज तो जोड़ने का काम करता है. फिर आरएनए पे भी क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ये अच्छा क्वेश्चन है. जो एक वीडियो डाला था मैंने कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, उसमें मैंने ये आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए इनके बारे में बताया था. तो आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए, तो ये तो नहीं है. एमआरएनए इज द करेक्ट आंसर. टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है बट जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता है. स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए ये भी नहीं आता. तो राइट आंसर इज एमआरएनए. आरएनए डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपको उनके फंक्शन पता होंगे, देन यू कैन क्लिक द राइट आंसर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ एमआरएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है. फिर है हमारे पास चारगेफ रूल के बारे में क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द चारगेफ रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी डीएनए मॉलिक्यूल. तो चारगेफ रूल मैंने अभी बताया कि क्या होता है. ए डबल बॉन्ड विद टी, जी डबल ट्रिपल बॉन्ड विद सी. तो देखते हैं इसमें से कौन कौन सा है. ए इक्वल्स टू सी, टी इक्वल्स टू नो. ए इज इक्वल्स टू जी, टी इज इक्वल्स टू सी, नो. ए इज इक्वल्स टू टी. यस, दिस इज द राइट आंसर. सो ये चारगेफ रूल भी इम्पोर्टेंट है. इसके बारे में मतलब आपको पता होना चाहिए कि ए और टी में डबल बॉन्डिंग है, जी और सी में ट्रिपल बॉन्डिंग है. और अगर आप कुछ भी ट्रीटमेंट देंगे या कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले ए और टी में ही बॉन्ड टूटने की ज्यादा संभावना रहती है. फिर इसके बाद जेड डीएनए पे क्वेश्चन है. ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद जेड फॉर्म ऑफ डीएनए. right-handed helix with 10 base pair per turn. No. Left-handed helix with 12 base pair per turn. Yes, this is the right answer. Double strand with base pairing between adenine and thymine. Stable form is most physiological condition. No, ऐसा नहीं. Watson and Crick के ऊपर है. In Watson and Crick model of DNA, the two strands of DNA helix are oriented in anti-parallel direction. No, anti-parallel ये बहुत common question है. Random direction. No. फिर ये हमारा मेसेल्सन एंड स्टाल का. द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय मेसेल्सन एंड स्टाल प्रोवाइडेड एविडेंस और विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो उन्होंने कौन सा मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के भी कई मॉडल है. तो सबसे पॉपुलर मॉडल जो था वो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने दिया था. कुछ कंजर्वेटिव, एक मॉडल था कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव था, फिर डिस्पर्सिव था, इस तरीके से. तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेमी कंजर्वेटिव. मेसेल्सन एंड स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव मतलब 2 स्ट्रैंड है इस तरीके से, और जब ये इनका रेप्लिकेशन होगा तो एक पेरेंट स्ट्रैंड रहेगा दोनों डॉटर स्ट्रैंड में और एक न्यू स्ट्रैंड रहेगा. तो उसका मतलब होता है हाफ इंफॉर्मेशन इज कंजर्वेटिव. मतलब पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में हाफ इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बोला गया था जो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने दिया था.
फिर न्यूक्लिक एसिड एब्जॉर्प्शन पे, न्यूक्लिक एसिड एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट मोस्ट एफिशिएंटली एट विच वेवलेंथ? सो इट इज, इसका राइट आंसर है 260 नैनोमीटर, 260 नैनोमीटर है इसका राइट आंसर। न्यूक्लिक एसिड मोस्टली जो है वो 260 नैनोमीटर जो हमारी वेवलेंथ है उसके ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं, मोस्ट ऑफ द मतलब जो हमारी वेवलेंथ है उसके ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं 260 नैनो। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग सेक्शन सी। सी के लिए कुछ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस और एनालिटिकल क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट है सी सेक्शन के लिए, CSIR के लिए। So DNA sample containing equal amounts of A, T and G and C is subject to increasing temperature. At which temperature will you expect the DNA to denature first? Assuming the base composition remain constant, explain your reasoning. तो इसमें बोल रहा है कि A और T और G और C के इक्वल अमाउंट प्रेजेंट है DNA सैंपल के एक सैंपल में, और उसको आप इंक्रीजिंग टेम्परेचर दोगे, मतलब अगर आप मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा, मतलब व्हाट विल यू एक्सपेक्ट द DNA टू डीनेचर फर्स्ट एट विच टेम्परेचर, assuming the base composition remains constant. So denaturation will be higher for GC rich region due to more hydrogen bonding. Denaturation temperature will be higher for AT region due to more hydrogen bonding. Denaturation temperature is independent of base composition. Denaturation temperature will be same for all regions. तो हाँ, जैसा कि हमें पता है A और T के बीच में डबल बॉन्ड है, G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी इसको डीनेचर करने के लिए, तो मेरा जो G और C के लिए है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा देन A और T। तो उसका सही आंसर है A, द डीनेचुरेशन टेम्परेचर विल बी हायर फॉर GC रिच रीजन ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि उसमें 2 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। वेट कैलकुलेशन ऑफ DNA, 500 base pair DNA fragment is analyzed and the molecular weight of the fragment is 5 with 330,000 Dalton. If the sequence contains 30% guanine, cytosines, 17% AT, calculate the number of GC pairs in the fragment. तो इसका कैलकुलेशन हम उसके चार्गेस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है 30% ऑफ द 500 बेस पेयर आर GC, सो 30 into 500 मतलब इतना टाइम्स उसमें GC बेस पेयर होगा, फिर उसके बाद इतना टाइम उसमें GC बेस पेयर्स होगा। However, the total number of GC base pair will be double because each base pair contain 2 strand, तो उसमें डबल हो जाएंगे। तो उसमें हमारा बेस पेयर आएगा 250 बेस पेयर, तो उसका राइट आंसर इज 250 बेस पेयर। फिर कुछ क्वेश्चंस और हैं बेस पेयरिंग एंड जेनेटिक म्यूटेशन पे। द म्यूटेशन अकर इन DNA सीक्वेंस वेयर एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय guanine. Given that this change is happening in the sequence within the coding region, how would this mutation likely affect the structure of resulting mRNA? The mutation could not affect the protein structure, and if it is silent, the mutation will cause frame shift and alter the protein sequence. The mutation could cause a missense mutation, altering the amino acid sequence of the protein. The mutation will result in the deletion of the codon in the mRNA. तो इसका थोड़ा एडवांस क्वेश्चन, एडवांस इन द सेंस कि इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, आगे के वीडियोस में देखेंगे कि मतलब म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब कोई बेस चेंज हो जाना, जेनेटिक सीक्वेंस जो होता है उसमें चेंज हो जाना, ए की जगह G, T की जगह C आ जाना, तो जो हमारा प्रोटीन जो कोड होने वाला है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आगे देखेंगे, बट इसका राइट आंसर है कि म्यूटेशन कुड कॉज अ मिससेंस म्यूटेशन ऑल्टरिंग द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन, क्योंकि वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस को ऑल्टर कर देगा। ए की जगह अगर G हो जाएगा तो जो अमाइनो एसिड जिसमें ए चाहिए था बट उसकी जगह G आ गया, तो वो वहां पे प्रोटीन सीक्वेंस ही पूरा चेंज हो जाएगा। Impact of sequence on DNA melting temperature. 2 DNA sequences of equal length 100 are compared. Only one are compared. One has 60% GC and other has 40%. What will be the primary difference in their melting temperature? So ये भी फर्स्ट क्वेश्चन से ही हमारा रिलेटेड है।
कि मतलब एक में 60% जीसी कंटेंट है, एक में 40% है, तो इट इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ सी। जितना ज्यादा जीसी कंटेंट होगा आपके डीएनए स्ट्रैंड में, उतना ज्यादा उसको मेल्टिंग टेम्परेचर लगेगा तोड़ने के लिए। तो डीएनए सीक्वेंस विद 60% विल हैव लोअर टीएम मेल्टिंग टेम्परेचर देन द, नहीं ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है बी। द सीक्वेंस द डीएनए सीक्वेंस विद 60% जीसी विल हैव हायर मेल्टिंग टेम्परेचर देन द सीक्वेंस विद 40%। तो क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो जितना ज्यादा जीसी होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। फिर से क्वेश्चन है जीसी कंटेंट पे ही। The melting temperature is of DNA sample is determined to be 85. If the DNA sample is higher GC content, what can be the inferred about its composition, assuming the sequence is not random? The DNA has a higher percentage of GC as compared to the AT content. The DNA has equal percentage of GC content. The DNA has a higher percentage of AT as compared to the GC. TM, तो इसका राइट आंसर है डीएनए से हायर परसेंटेज ऑफ जीसी कंटेंट, क्योंकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मतलब उसमें जीसी कंटेंट ज्यादा है। जीसी और एटी कंटेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग टेम्परेचर। if your GC content is high, melting temperature is will be high. AT content is low, the melting temperature will be low. एंड ऑल्सो क्योंकि उसको दो डबल बॉन्ड है, उसको ट्रिपल बॉन्ड है। डीएनए स्ट्रक्चर एंड फिजिकल, टू डीएनए मॉलिक्यूल विद सेम सीक्वेंस बट डिफरेंट लेंथ्स आर कंपेयर्ड, बोथ आर डबल स्ट्रैंडेड एंड वन मॉलिक्यूल इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर। व्हाट विल बी द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज? इसमें बोला जा रहा है कि टू मॉलिक्यूल्स है जो उनका सेम सीक्वेंस है बट उनका लेंथ डिफरेंट है, उनको कंपेयर किया गया, ठीक है, बोथ डबल स्ट्रैंडेड है। वन मॉलिक्यूल जो है वो एक से ट्वाइस बड़ा है, तो उनके मेजर डिफरेंस क्या होगा इनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज में? तो शॉर्टर मॉलिक्यूल विल हैव हायर हेलिकल ट्विस्ट देन द लॉन्गर मॉलिक्यूल। द शॉर्टर मॉलिक्यूल विल डीनेचर एट हायर टेम्परेचर देन द लार्जर मॉलिक्यूल, दोनों ही रॉन्ग है। द लॉन्गर मॉलिक्यूल विल हैव मोर बेस पेयर हेलिकल पैटर्न देन द शॉर्टर मॉलिक्यूल। द लॉन्गर मॉलिक्यूल विल एग्जिबिट, तो इसका राइट आंसर है कि लॉन्गर मॉलिक्यूल में उसमें बेस पेयर पार्ट हेलिकल टर्न ज्यादा होंगे, क्योंकि उसमें वो ज्यादा जितना ज्यादा लंबा मॉलिक्यूल होगा मतलब डीएनए स्ट्रैंड होगा उसमें ज्यादा उतनी ज्यादा सुपर कॉइलिंग होगी और उतने ज्यादा बेस पेयर पर टर्न होंगे। तो ये सीधा साधा लॉजिक है, तो इसका यही आंसर है। फिर है ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। You are performing a DNA hybridization where a single labeled DNA probe is hybridized to complementary target sequence. If the probe binds more strongly at higher temperature, what does it say? इसका भी वही है कि जितना अगर ज्यादा बाइंड एट हायर टेम्परेचर मतलब द टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस जीसी पेयर उसमें ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर और जीसी पेयरिंग रिलेटेड है। Circular DNA and supercoiling. If a circular DNA is subject to negative supercoiling, which of the following is true? The molecule will become unbound. The molecule will become more tightly coiled. The DNA molecule will denature. The number of base pair will increase. तो negative supercoiling जो है वो additional twist करता है, तो अगर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगी तो वो और ज्यादा टाइटली कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो उसका आंसर यही है। मैं ये इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियोस मैंने डाले थे पढ़ाने के लिए मैं उसको टैग कर दूंगी, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, तो प्लीज अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप इन वीडियोस को दोबारा देखिए, आपको समझ आएगा। इन केस अगर आपको नहीं समझ आता यू कैन पुट अ कॉमेंट, यू कैन पुट योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल टेक अप दोज। सो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट और क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड। एंड स्टिल देन स्टे ट्यून टू माय चैनल बायोटेक ज्ञान। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोटेक ज्ञान।